हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक हम आपको करा रहे हैं क्या प्रमुख राजवंश, लेकिन यह हम करा रहे हैं मगध साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंशों का शासन रहा था, जिसमें से हमने आपको 4 राजवंश करवा दिए हैं। पहला राजवंश हमने आपको करवाया था हर्यक वंश, दूसरा हमने आपको करवाया था शिशुनाग वंश, तीसरा हमने करवाया था आपको आपका नंद वंश और चौथा करवाया था हमने आपको मौर्य वंश। आज हम आपको 5वां, 6ठा और 7वां करवाने वाले हैं, जो मगध साम्राज्य के ऊपर जिसकी सत्ता रही थी। 5वां जो राजवंश है वो आपका शुंग राजवंश रहेगा आपका, और जो 6ठा रहेगा वो कर्ण वंश रहेगा, और 7वां रहेगा आपका आंध्र सातवाहन वंश। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख रूप से इन 7 वंशों को आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य के ऊपर। तो आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा। तो आपको पता है आपका जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। जी हाँ दोस्तों, बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था हमारा क्या, पुष्यमित्र। क्या नाम था इसका, पुष्यमित्र। और इसी ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि जो बृहद्रथ है ना, ये आपका एक तरीके से अयोग्य शासक था मौर्य वंश के अंदर, और ये विलासी भोग विलासी जीवन को व्यतीत करने लग गया था। साम्राज्य के संरक्षण पर और प्रजा पर उतना ध्यान ये नहीं दे पाए, जिसके कारण इनके वंश का लगातार पतन होता चला गया। तो चलिए बात करते हैं आपका शुंग वंश की। तो जो शुंग वंश है आपका 185 से लेके 73 बीसी तक माना जाता है कि हमारा शुंग राजवंश रहा। शुंग वंश की स्थापना हमारा पुष्यमित्र ने करी, बृहद्रथ की हत्या कर कर, जो कि पुष्यमित्र कौन थे, बृहद्रथ के सेनापति थे, और इन्होंने इसकी हत्या कर दी और फिर एक नए वंश की स्थापना करी जिसको शुंग वंश कहा गया। इतना याद रखिएगा कि ये एक कट्टर ब्राह्मण था। ध्यान रखिएगा, कौन, पुष्यमित्र। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि ये क्या था, एक कट्टर ब्राह्मण था। जबकि आपको पता हो तो मैंने बताया था कि मौर्य वंश कहीं ना कहीं शूद्रों से बिलोंग करता था, और ब्राह्मण और शूद्रों की पहले से ही क्या है, 36 का आंकड़ा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी और फिर खुद एक राजा के रूप में राजगद्दी को संभाला। इनके समय में जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके उज्जैन शिफ्ट कर दिया। तो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी, उज्जैन रखी। उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पुराने समय में विदिशा भी कहते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इन्होंने कई बौद्ध स्तूप और मठों को ध्वस्त कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मौर्य वंश ने बुद्ध जो भगवान थे या जैन जो थे, इनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया, इनके लिए कई सारे मठों का निर्माण करवाया और हमारे कई बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया। अशोक के समय मैंने आपको बताया भी था। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण जो लोग हैं वो वैदिक ग्रंथों को मानने वाले हैं, और जो बुद्ध हैं वो एक अलग शाखा से बिलोंग करते हैं, तो ये 2 धर्म आपस में क्या थे, एक दूसरे के फ्रंट थे। इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म का थोड़ा सा नाश या विनाश करने के लिए, मान लीजिए क्या करा इन्होंने, बौद्ध के कई सारे स्तूपों का मतलब तुड़वा दिया और मठों को भी ध्वस्त कर दिया। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे पुष्यमित्र हैं, इनका युद्ध हुआ किसके साथ, कलिंग के साथ वापस युद्ध हुआ था। और उस समय पर कलिंग का शासक था हमारा कौन, खारवेला, और खारवेला ने इनको हरा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, हमारा शुंग वंश है। अब शुंग वंश के बारे में इससे ज्यादा आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से सवाल थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इसके कुछ वंशजों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो बता देते हैं आपको। पहले देखिएगा शुंग वंश के कुछ शासक। इसका जो पहला शासक था वो तो हमारा पुष्यमित्र थे, आपको पता है। दूसरा अग्निमित्र, फिर इसके बाद आए कौन, वसु मित्र, फिर आपके भद्रक, फिर आपका पुलिंदक, फिर घोष, फिर आपका वज्रमित्र, फिर आपका है हमारा भागभद्र, और फिर अंतिम ये याद रखिएगा, पहले जो
शासक हैं शुंग वंश के, वो कौन है? पुष्यमित्र। और जो अंतिम शासक हैं कौन है? वो देवभूति। ये अंतिम शासक हैं। एक पॉइंट नोट करने वाला कि इन्होंने पतंजलि नाम के एक कवि को अपने राज्य में संरक्षण दे रखा था। तो याद रखिएगा, पतंजलि जो कवि थे वो किसके राज्य में संरक्षण में थे? वो हमारे पुष्यमित्र या फिर आपका शुंग वंश के राज्य में संरक्षण में थे, और ये यहां के दरबारी कवि के रूप में कार्य कर रहे थे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा छठे वंश की, जिसका नाम है हमारा क्या? कर्णव वंश। तो ये कर्णव वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 70 बीसी से 30 बीसी तक। प्लीज याद रखिएगा, 70 बीसी से हमारा 30 बीसी तक इसका शासनकाल माना जाता है। और इसके संस्थापक हमारे बताते हैं वासुदेव। कौन? वासुदेव, जो कि मंत्री थे किसके? ये देवभूति के मंत्री थे। यानी कि ये जो आपका शुंग वंश था, इनके जो अंतिम शासक थे देवभूति, इन्हीं का मंत्री था वासुदेव, और इसकी हत्या कर दी इन्होंने। इसीलिए एक नए वंश की स्थापना इन्होंने करी, जिसका नाम था कण्व वंश। और इनके समय में राजधानी विदिशा थी। विदिशा मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश में एक एरिया था, या मध्य प्रदेश का पुराना नाम आप मान सकते हैं कि विदिशा था। अब कण्व वंश के प्रमुख शासकों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, यहां से सवाल बन सकते हैं। स्थापना सबसे पहले हमारे कौन? वसुदेव, फिर आए हमारे कौन? भूमिमित्र, फिर आपके नारायण, और फिर अंतिम शासक किसके? कण्व वंश के सुशर्मण रहे हैं। याद रखिएगा। अब ये जो सुशर्मण हैं, इसके समय पे दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन वंश बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। अब ये उत्तर भारत की ओर कूच करेगा और वहां पर आक्रमण करेगा, जिसमें हमारे ये सुशर्मण को मार देगा और मगध साम्राज्य पर अपना सत्ता स्थापित करेगा। तो सातवां वंश अंतिम वंश है, जिसका मगध साम्राज्य पर शासन रहा। मुख्य रूप से इनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आने वाले टाइम में कुछ और वंशों को भी आपको बताएंगे। आंध्र सातवाहन वंश, जिसका शासनकाल 30 बीसी से लेकर 250 बीसी तक माना जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्रमुख 7 जो वंश है इनका ही शासनकाल माना जाता है? इसलिए क्योंकि वो प्राचीन भारत है। इसके बाद का जो भारत होगा वो प्राचीन भारत में नहीं आता है, वो हमारा आता है एक तरीके से पूर्व मध्यकालीन भारत के रूप में, या फिर मध्यकालीन भारत के रूप में वो आपका शासन दिखाई देगा, या प्राचीन भारत का इतिहास आपका यहां पर लगभग समाप्ति की ओर होता है और एक नई व्यवस्था जागृत होती है इसके बाद, या एक नए वंश की स्थापना होगी, वो हम आपको आगे करवाएंगे। तो सातवाहन वंश हमारा 30 बीसी से लेके हमारा 250 एडी, 250 एडी का मतलब है कि 250 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। चलिए, इसके संस्थापक कौन थे? शिमुख थे। तो ये जो हमारा साम्राज्य था, कृष्णा नदी से लेके कावेरी नदी तक विस्तृत था। ऐसा बताते हैं कि सातवाहन वंश पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका शासन था, लेकिन कई सारे आक्रमण हुए, तो फिर ये यहां से भागकर कहां चले गए, या इस एरिया को छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाकर बस गए, जिसकी वजह से इनका नाम भी आंध्र सातवाहन वंश पड़ गया। इसके बाद देखें तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमी पुत्र शकर्णी। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमी पुत्र शकर्णी। याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो ये जो हमारे सातवाहन वंश थे, इन्होंने शकों को, यवन यानी कि जो ग्रीक से विदेशी लोग आए थे उनको, और पल्लवों को पराजित कर दिया था। तो क्योंकि ये शक्तिशाली साम्राज्य इन्होंने विकसित कर लिया था, यहां पर जो समाज था वो बहुत विकसित था। ऐसा बताते हैं कि यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज क्यों था? क्योंकि नाम से पहले माता का नाम लगाते थे। क्योंकि देखो, गौतमी पुत्र शकर्णी, ऐसी माताओं को यहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर बात करें कि इनके अंतिम शासक के रूप में, तो इनके अंतिम शासक थे हमारे यज्ञश्री। इस प्रकार से आपके ये सातों के सातों राजवंश, जिनका प्राचीन भारत में मगध के ऊपर शासन रहा है, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करा करो। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करा करो, वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।